तो हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने देखा था कि लिंक लिस्ट के मदद से हम लोग स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने देखा था कि जब हम लोग स्टैक बना रहे थे तो जो भी लिस्ट उसके अंदर क्रिएट कर रहे थे जो कि प्राइवेट था, उस लिस्ट का टाइप अपने लोग पहले ही डिफाइन कर दे रहे थे कि इंटीजर टाइप होगा। इससे क्या हो रहा था कि हम लोग जो भी स्टैक मेन फंक्शन में बनाते थे ऑटोमेटिकली वो इंटीजर टाइप क्रिएट होता है और उसमें सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यू ही पुश कर सकते हैं। बट अगर अपने लोगों को लेट्स अज्यूम कोई कैरेक्टर पुश करना हुआ या फिर स्ट्रिंग पुश करना हुआ या फिर फ्लोट वैल्यू या फिर बूलियन वैल्यू का स्टैक क्रिएट करना हुआ, तो फिर उसके लिए क्या फिर से अपने लोग को ये क्लास फंक्शन लिखना होगा। तो वैसे करने से हमारा कोड और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी है। हम लोग टेम्पलेट क्लास का यूज करके इस चीज़ से अपने लोग ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स जैसे यहाँ पे हमने टेम्पलेट क्लास क्या होता है, टेम्पलेट क्लास ऐसा समझ लो एक बिल्ट इन सी प्लस प्लस में बिल्ट इन फैसिलिटी है जो तुमको किसी भी टाइप का डेटा क्रिएट करने का फ्रीडम देता है ना। तो लेट्स अज्यूम हमने यहाँ पे लिखा टेम्पलेट एंड देन क्लास और यहाँ पे कुछ भी उसका नाम दे दिया टी। तो इतना करने से क्या हुआ कि जो भी हमारा टाइप है, जैसे लेट्स यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर की जगह पे बस अपने को टी कर देना है, कैपिटल टी। और इतना करने से क्या होगा कि अपने लोग जो भी स्टैक क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने टी करा और यहाँ पे भी जो जहाँ पे इंट वैल्यू हमने लिखा है उसको कैपिटल टी कर देना है। और इतना करने से क्या हुआ कि अब जो हमारा स्टैक है वो किसी भी टाइप का डेटा अपने अंदर रख सकता है। तो जैसे हमने एक स्टैक क्रिएट करा, तो अब यहाँ पे स्टैक पहले कैसे क्रिएट होता था, क्लास का नाम स्टैक लिखते थे और उसका नाम जो भी कुछ देना होता है इस हमने दिया था। लेकिन अब जैसे ही हमने स्टैक लिखा उसके साथ उसका टाइप भी बताना होगा। तो इसके अंदर लेट्स जो हमने इंटीजर टाइप स्टैक क्रिएट करा, तो ये हमारा स्टैक क्रिएट हो गया और हमने इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो लेट्स जो हमने कोड को रन करा तो हमारा कोड सही से काम कर रहा है, 4 3 2 1 प्रिंट हुआ। अब लेट्स से अपने लोग को इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग वैल्यू पुश करना है स्टैक में। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, स्ट्रिंग कर देना है। और लेट्स अज्यूम यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पुश करना है, तो राम एंड देन मोहन एंड देन यहाँ पे कर देते हैं श्याम और यहाँ पे कर देते हैं रोहन। तो अब क्या होगा, हमारा स्टैक स्ट्रिंग टाइप का है और ये वैल्यू भी प्रिंट होगा। तो कोड को अपने लोग रन करते हैं, रिटर्न एल एल डॉट फ्रंट। ओके, अपने लोग लाइन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन करा है आई एन टी टॉप, यहाँ पे भी अपने लोग आई एन टी की जगह पे टी करना होगा। और इतना करने से क्या हुआ, हमारा जो टॉप फंक्शन है वो अब जो भी टी वैल्यू जो भी स्टैक हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे, जिस टाइप का डेटा उसमें हम लोग स्टोर करा रहे होंगे उसी टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा। और इस कोड को सेव करते हैं एंड देन फिर से रन करते हैं। तो अभी जो हमारा आउटपुट है रोहन श्याम मोहन एंड राम यहाँ पे बिल्कुल सही से प्रिंट हो गया है। तो ये टेम्पलेट क्लास का यूज होता है। बेसिकली टेम्पलेट क्लास का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हर बार अपने लोगों को एक न्यू क्लास ना डिफाइन करना पड़े जब अपना डेटा टाइप चेंज हो जाए। अपने लोग किसी भी डेटा के लिए इस स्टैक क्लास का यूज कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट क्लास। तो हमने लिंक लिस्ट जो भी इनबिल्ड लिंक लिस्ट था उसकी मदद से तो हमने क्लास स्टैक को क्रिएट करा था। लेकिन लेट्स अज्यूम अपने लोग को खुद का लिंक लिस्ट बनाना हो और फिर क्लास क्रिएट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। तो आज हम लोग वो करके देखने वाले हैं। तो पहले इस कोड को हटाते हैं। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है।
तो अपने लोग को सबसे पहले लिंक लिस्ट क्लास बनाना होगा। लिंक लिस्ट क्लास खुद से बनाना होगा एंड देन फिर स्टैक को इम्प्लाई करना होगा। तो पहले तो क्लास नोड एक बनाते हैं। क्लास नोड से पहले अपने लोग टेम्पलेट क्लास का यूज कर लेते हैं, ताकि क्या होगा, कोई भी डेटा टाइप अपने लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लास टी उसका नाम रख देते हैं। और अब क्लास नोड बनाते हैं। क्लास नोड में वही जो लिंक लिस्ट वाला पार्ट है, इसमें पहले तो एक, अब पहले हम लोग क्या करते थे, आईएनटी डेटा क्रिएट करते थे, लेकिन अब अपने लोग आईएनटी की जगह पे टी लिखेंगे और डेटा, है ना। इतना करने से एक जो भी टी टाइप का डेटा अपने लोग डिफाइन करना चाहेंगे, टी यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, और उस टाइप का डेटा क्रिएट होगा। और जो पॉइंटर है एक नोड स्टार नेक्स्ट, तो नोड का भी टाइप बताना होगा, नोड टी देन स्टार नेक्स्ट। इतना करने से एक नेक्स्ट नाम का नोड पॉइंटर क्रिएट हो गया। और अब कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर कौन सा वैल्यू ले रहा होगा, टी टाइप का वैल्यू ले रहा होगा, और जो भी वैल्यू है ये डेटा आपको असाइन हो जाएगा। डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, और जो भी पॉइंटर है नेक्स्ट, इसको नल असाइन कर दे रहे हैं। तो इतना करने से अपना नोड क्लास बन गया। तो क्या अपने लोग को फिर से लिंक लिस्ट क्लास फिर से बनाना होगा पूरा? नहीं, फिर से पूरा क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लोग डायरेक्ट स्टैक क्लास बना सकते हैं। क्लास स्टैक हमने बनाया, और इसके अंदर सबसे पहले अपने लोगों ने क्या करा, एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, नोड जिसका टाइप टी पहले बता देते हैं, स्टार हेड। इतना करने से एक हेड पॉइंटर क्रिएट हो गया, और इसको प्राइवेट रखते हैं। और इस क्लास को बनाने से पहले अपने लोग इसका भी टेम्पलेट डिफाइन करना होगा। तो टेम्पलेट देन क्लास टी। जब भी कोई नया क्लास बनाएंगे, उसका टेम्पलेट अलग से डिफाइन करना होता है और बताना होता है कि हमने टेम्पलेट क्रिएट करा है, टेम्पलेट का यूज करा है ना। तो यहाँ पे हमने इसको प्राइवेट रखा, और फिर पब्लिक में क्या करा, स्टैक एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही जो अपना हेड है उसको नल असाइन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट हो जाएगा, और उसका जो हेड होगा वो नल वैल्यू के साथ होगा। और अब इसमें सारे फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या था अपना, वाइड पुश फंक्शन। पुश फंक्शन में किस टाइप का डेटा इनपुट ले रहे होंगे, तो टी जो भी टेम्पलेट है और जो भी वैल्यू है पुश करना है। अब इसमें कौन सा फंक्शन लिखेंगे, जो हमने लिंक लिस्ट में पढ़ा था, पुश फ्रंट फंक्शन। पुश फ्रंट फंक्शन इसमें लिखना है ना, क्योंकि हमने लिंक लिस्ट खुद से बना रहे हैं ना यहाँ पे। तो हमने क्लास डिफाइन कराया है, नोड क्लास डिफाइन कराया है। अब जो भी पुश फंक्शन है इसके अंदर लिखना होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर अपने लोग लिंक लिस्ट में पुश करते थे, तो क्या होता था कि पहले चेक कर लेते थे कि अगर हमारा लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है, तो इफ़ अगर हेड इज इक्वल टू नल है, तो फिर क्या करते थे, उससे पहले क्या करते थे, जो भी वैल्यू मिल रहा है पहले उसको तो नोड क्लास में स्टोर कराते थे। तो पहले एक नोड क्लास बनाते हैं, नोड इसका टाइप होगा टी स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड देन यहाँ पे भी टाइप बताना होगा अपने लोगों को टी, एंड देन इसके अंदर वैल्यू को इनपुट लेना होगा। तो इतना करने से एक एम्प्टी नोड क्रिएट हो जाएगा, जिसमें जो भी वैल्यू अपने लोग इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और अगर हमारा हेड नल हुआ, तो फिर क्या करना है, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर देना है, एंड यहाँ से रिटर्न कर जाना है। और अगर हमारा हेड नल नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो
कर देना है हेड की तरफ पॉइंट, एंड देन हेड को चेंज करके न्यू नोड कर देना है। आई होप ये लॉजिक तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्यों अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैंने जो लिंक लिस्ट पढ़ाया है उसमें ये सारे फंक्शन अच्छे से डिफाइन करा है और समझाया भी है, तो वहाँ से प्रीफर कर सकते हो तुम लोग। तो ये अपना पुश फंक्शन कंप्लीट हो गया। एंड देन वाइड पॉप फंक्शन, इसमें कोई भी इनपुट नहीं लेना है अपने लोगों को। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिखना है, लिंक लिस्ट का पॉप फ्रंट वाला फंक्शन। तो अपने लोगों को क्या करना है कि पहले तो चेक कर लेना है कि अगर हमारा लिंक लिस्ट पहले से ही एम्प्टी है, हेड इज इक्वल टू अगर नल है, तो फिर क्या बताना है, प्रिंट करा दो कि योर स्टैक इज एम्प्टी। एंड देन इतना करके रिटर्न कर जाओ। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करना है, एक टेम्प्रोरी नोड बनाएंगे हम लोग, नोड जिसका टाइप पहले बता देते हैं, नोड टी स्टार टेम्प, जिसको हेड असाइन कर देंगे। और फिर हेड को क्या करेंगे, हेड ऑफ नेक्स्ट कर देंगे। एंड देन टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू नल कर देंगे, है ना। और अपने लोग टेम्प को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट टेम्प। तो इतना करने से हमारा पॉप फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा फंक्शन क्या है कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है। तो टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करने के लिए उसका टाइप बताना होगा, तो टाइप टी होगा। अभी हम लोग टेम्पलेट क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो टाइप टी यहाँ पे लिखेंगे। और देन फंक्शन का नाम है टॉप। तो इसमें अगर हमारा लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी हुआ तो फिर क्या करेंगे, इफ़ अगर हमारा हेड इज इक्वल टू नल हो गया तो अपने लोग एक एरर मैसेज दिखा देंगे, रन टाइम एरर। इसमें क्या लिख देंगे, योर स्टैक इज एम्प्टी, है ना। और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर जो भी वैल्यू फ्रंट में है उसको रिटर्न कर देंगे। तो फिर क्या करना है, रिटर्न कर देना है। फ्रंट में कौन सा वैल्यू होगा, जो हेड पे वैल्यू, हेड का वैल्यू होगा, तो रिटर्न हेड ऑफ डेटा। और चौथा फंक्शन क्या था, इज एम्प्टी, जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, इज एम्प्टी। ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली रिटर्न कर देगा हेड इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड नल हुआ तो फिर तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। और चौथा फंक्शन क्या था, प्रिंट कराने वाला, void प्रिंट स्टैक। तो void प्रिंट स्टैक प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे, अपने लोग एक टेम्प पॉइंटर क्रिएट करेंगे, नोड टी स्टार टेम्प, जिसको हेड असाइन कर देंगे। और जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करेंगे, प्रिंट कराते जाएंगे टेम्प ऑफ डेटा, है ना। एंड देन टेम्प को कर देंगे टेम्प ऑफ नेक्स्ट, और वाइल लूप से बाहर निकल के सी आउट एंड लाइन कर देंगे। तो इतना करने से अपना प्रिंट फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो प्रिंट स्टैक फंक्शन है, इतना करने से हमारा इस फंक्शन में अपना स्टैक एम्प्टी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने कोई भी स्टैक से एलिमेंट को पॉप नहीं करा है, बट बस इंटरनली हमने क्या करा है, टेम्प टेम्प पॉइंटर क्रिएट करा है और उसको हेड असाइन करा है, और टेम्प पॉइंटर की मदद से हमने डेटा को प्रिंट कराया है, कोई भी वैल्यू को पॉप नहीं करा है। तो ये प्रिंट स्टैक फंक्शन बाकी पहले वाले कोड से अलग है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, टॉप वाले एलिमेंट को प्रिंट कराते थे
और फिर उसको पॉप कर देते थे। तो उससे क्या होता था, हमारा स्टैक से एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाता था, लेकिन इसमें डिलीट नहीं होगा। तो ये हमारा फंक्शन है, सारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपने लोग मेन में चलते हैं और मेन में एक स्टैक क्रिएट करते हैं, स्टैक, जिसका टाइप पहले तो रखते हैं इंटीजर टाइप, नाम रखते हैं एस। अब एस डॉट पुश फंक्शन को यूज करके कुछ वैल्यू पुश करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने 2 पुश करा, यहाँ पे हमने 3 और यहाँ पे 4। और देन हमने क्या करा, एस डॉट प्रिंट स्टैक को कॉल लगाया। तो अब टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे एक बारी कोड को रन करते हैं। तो एरर कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले तो लाइन नंबर 42 में एरर आ रहा है, 42 हेड इक्वल टू डबल इक्वल टू होगा। और दूसरा एरर कहाँ पे आ रहा था, लाइन नंबर 29, 29 कहाँ है, आई होप फिर से एक बारी देखते हैं, एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा ये नोड, न्यू नोड, यहाँ पे टी नहीं होगा क्या, नहीं अभी भी एरर आ रहा है। यहाँ पे तो टाइप डिफाइन करना ही होगा टी, बट एरर किस लिए आ रहा है ये, हाँ एरर क्यों आया, कॉलिंग अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास नोड int, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। हमने अच्छा अब समझ में आया एरर क्यों आ रहा है, इस क्लास नोड को हमने पब्लिक नहीं करा है। अब शायद एरर नहीं आना चाहिए। तो अब एरर नहीं आ रहा है, बिल्कुल हमारा कोड सही से काम कर रहा है। और यहाँ पे 4321 प्रिंट हो चुका है। और जैसा कि मैंने बोला कि जो भी हमने स्टैक क्लास बनाया है वो अभी प्रिंट कराने के बाद एम्प्टी नहीं होगा। तो अपने लोग इज एम्प्टी फंक्शन का यूज करके देख लेते हैं, इसको फ्री आउट प्रिंट कराना होगा। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा, डेट इज इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब कि प्रिंट फंक्शन जो है इंटरनली एक टेम्प पॉइंटर का यूज करके वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, ना कि पहले की तरह कि जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करा के पॉप करते जा रहा है। तो उस केस में हमारा वैल्यू ट्रू आता था, क्योंकि हमारा प्रिंट फंक्शन जब कॉल होता था तो वो सारा वैल्यू को डिलीट भी कर देता था। तो इससे स्टैक पूरा एम्प्टी हो जाता था, लेकिन इस केस में स्टैक एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो आउटपुट 0 आना चाहिए। देखते हैं। तो जैसा कि देखा हमने, पहले हमारा वैल्यू प्रिंट हुआ है 4321 एंड देन 0 प्रिंट हुआ है, इसका मतलब कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है। और बाकी सारे फंक्शन को भी एक बारी चेक कर लेते हैं। तो हमने एस डॉट टॉप फंक्शन को प्रिंट करा के देख लेते हैं, एस डॉट टॉप। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, हमने सबसे पहले 1 को पुश करा था, देन 2 को, देन 3 को, देन 4 को। तो जो हमने लास्ट में सबसे पुश करा था, ये सबसे लास्ट में पुश हुआ था, तो ये सबसे टॉप पे होगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए अपना 4। तो एक बार देखते हैं। तो आउट बिल्कुल सही है। पहले हमने
प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ तो लिस्ट स्टैक का वैल्यू प्रिंट हुआ, देन इच एम्प्टी में 0 रिटर्न हुआ यानी फॉल्स, देन टॉप पे जो भी वैल्यू है 4 वो रिटर्न हो गया। तो हमारा टॉप फंक्शन भी सही से काम कर रहा है। और और कौन सा फंक्शन है, सी आउट, एक पॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं एक बारी। पॉप फंक्शन को यूज़ करने के लिए प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, एस डॉट पॉप। इतना करने से क्या होगा, जो भी हमारा टॉप पे वैल्यू होगा, तो पहले लिस्ट में कौन कौन से वैल्यू थे, सबसे टॉप पे 4 था, देन 3, देन 2, देन 1। और इतना पॉप करने के बाद फिर से अगर हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल करा यहाँ पे, तो सबसे टॉप वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा और बचेगा कौन कौन सा एलिमेंट, 3, देन 2, देन 1। तो हमारा फाइनल आउटपुट ये होना चाहिए। तो देखते हैं कोड रन करके, तो बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है 3, 2, 1। तो हमारा पॉप फंक्शन भी सही से काम कर रहा है। तो ये है फाइनल कोड। और आई होप ये कोड दिख रहा होगा सभी को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।